filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। जो पहले पुराने बिल हैं ये इन्होंने क्लियर नहीं करे। उन्होंने एक दिन बोला स्टॉप। सुसाइड बॉम्बिंग्स होती हैं बन्नू में, आईईडी फटते हैं बन्नू में, सुसाइड बॉम्बिंग्स होती हैं बन्नू में, आईईडी फटते हैं बन्नू में। एक और खबर है, ये बड़ी तगड़ी पीआईए की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसकी 77 फ्लाइट कैंसिल हो गई। 4 इंटरनेशनल थी, बाकी काफी हद तक डोमेस्टिक थी। तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक कंपनी है दोस्तों, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ये जैसे हमारे यहाँ भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, ये सब जो हमारी सरकारी जो वो हैं ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन जो करती हैं, रिफाइनिंग भी करती हैं, इनका बिल्कुल जो पैरेलल है पाकिस्तान में, उसका नाम है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीएसओ। पीएसओ ने मना कर दिया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को हम तेल नहीं देंगे, लोग पैसे वैसे देते नहीं हैं। जो पहले पुराने बिल हैं ये इन्होंने क्लियर नहीं करे। उन्होंने एक दिन बोला स्टॉप। उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तेल देने से मना कर दिया। पीआईए बैठ गई जमीन में, पीआईए की कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही। और पाकिस्तान से एक और बड़ी जबरदस्त खबर है। एक शेर अली करके प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी पढ़ाते हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ बन्नू, खैबर पख्तूनख्वा। दोस्तों बन्नू जो है हर समय गलत चीजों में वो खबर में रहता है। सुसाइड बॉम्बिंग्स होती हैं बन्नू में, आईईडी फटते हैं बन्नू में, टीटीपी अटैक करके पुलिस वालों को और फौजियों को मारता है बन्नू में। तो ये शेर अली साहब थे, प्रोफेसर हैं बायोलॉजी के, ये गवर्नमेंट कॉलेज बन्नू में पढ़ाते हैं। इनसे मौलानाओं ने माफी मंगवाई। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आपने पता है, हम सब ने पढ़ी है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, किस तरीके से स्पीशीज आई, ये सब ये चार्ल्स डार्विन ये डिस्कस करते हैं। यही पढ़ा रहे थे वो। तो इनके पीछे मौलाना मौलवी पड़ गए, बोला कि तुम्हें जान से मार देंगे, ये सब गलत है, ये गैर इस्लामी है, तुम ये पढ़ाओ कि ये सब चीज क्यों हुई, क्योंकि अल्लाह चाहता था। तो इस बंदे ने एक्चुअली माफिया मांगी है। ये बड़ा लंबा चौड़ा एक चीज उसने पढ़ी वहां पे कि मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आज तक ये पढ़ाया है और मैं मानता हूं कि जो कुछ करती है चार्ल्स डार्विन कोई नहीं है, झूठ है, सब फरेब है, फ्रॉड है, ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि ये सब अल्लाह का करा हुआ। अच्छा दोस्तों, ऐसा है ना कि हर एक मजहब में ये बातें, सिर्फ इस्लाम में नहीं है। हिंदू कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, है ना। क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ट्रिनिटी है, ये क्या है? ये तो यही है ना हिंदुइज्म। और हिंदुइज्म कितने साल, हजारों साल पुराना है। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में जेनेसिस है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल के 2 हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट का पहला चैप्टर है जेनेसिस, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द अर्थ। तो ये भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं ने और ईसाइयों ने साइंटिफिक टेम्परमेंट को दबा दिया और मार दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे साइंस नहीं पढ़ाते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे, और ये सारे मुस्लिम देशों में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइंस पढ़ाते हैं सऊदी अरब में, साइंस पढ़ाते हैं यूएई में, बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहां पे, टॉप क्लास के साइंटिस्ट वहां से धीरे धीरे निकल रहे हैं, और कितने आप मॉडर्न एजुकेशन देख लीजिए, मलेशिया में मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, टॉप एंड एजुकेशन हो रहा है वहां पे, बहरीन, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये सिर्फ कुछ मुस्लिम कंट्रीज में ये खाज है दिमाग में, ये दिमाग की खुजली है दोस्तों, कि सबको बंद करवाओ और सारे मौलवी घेर के एक प्रोफेसर पे दबाव डाल रहे हैं कि तुम ये बोलो। उसने बोल दिया, उसको अपनी जान बचानी थी, उसको कौन सा मरना है, वरना कल उसके घर में सुसाइड बॉम्बर भेज देते। तो ये हुआ है पाकिस्तान में दोस्तों। कैप्टेगन क्या है? सोचिए कैप्टेगन क्या है। कैप्टेगन एक ड्रग है जिसको गरीबों का कोकेन कहा जाता है। गरीबों का कोकेन, यानी कि कोकेन से सस्ता लेकिन नशा कोकेन वाला। जो कैप्टेगन खाता है, इसकी खासियत है कि उसका दिमाग कुंद हो जाता है। उसको अच्छे और बुरे में दोस्तों फर्क नहीं पता चलता, उसको थकान नहीं होती, उसको नींद नहीं आती। अब आप ये सोचेंगे कि मेजर साहब आप ये नशे के पदार्थों के बारे में हमें क्यों सिखा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? दोस्तों पता ये लगा है, जेरूसलम पोस्ट की कहानी सामने आई है और उसने बोला है कि जो हमास के आतंकी 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर घुसे थे और वहां पे उन्होंने कत्ल गारत करी थी और मासूमों को मारा था, वो सब के सब कैप्टेगन लेकर आए थे, क्योंकि मरे आतंकियों के शरीर पे कैप्टेगन की गोलियां मिली हैं। कैप्टेगन उनके पाउचेस में था, उनको दे रखा था वहां पे कि अगर नशा नीचे उतरे दोबारा कैप्टेगन खा लेना, उनको मिला है। तो ये पता लगा कि सब के सब जो थे वो कैप्टेगन खा के आए थे दोस्तों।
अब आप समझ लीजिए, बहादुरी के लिए इनको नशा करना पड़ता है। बहादुरी का तो काम नहीं करा इन लोगों ने, लेकिन फिर भी किसी और देश के अंदर घुसना और मासूमों को मारना, तो क्या करता है कैप्टेगन कि आपके दिमाग को ऐसा कर देता है कि अच्छे बुरे की समझ आपकी बिल्कुल खत्म कर देता है। हमास को वैसे इस गोली की जरूरत थी नहीं, क्योंकि अच्छे और बुरे की समझ हमास में वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन सबको ड्रग्स दिए गए कि जब ये 2 साल के बच्चे की हत्या करें, जब किसी लड़की का ये रेप करें, जब किसी बुजुर्ग महिला की छाती पे ये AK-47 से गोली उतारें, तो इनके हाथ ना कांपें। इसलिए हमास की लीडरशिप ने सबको कैप्टेगन के ड्रग्स दिए। कैप्टेगन की और स्टोरी है दोस्तों, ये सीरिया, जो बशार है सीरिया में, उसका भाई ये धंधे करता है और वहां पे प्रोडक्शन भी होता है, वहां से सेल भी होती है। ये सऊदी अरब से लेकर, कुवैत से लेकर, दुबई से लेकर, ग्रीस से लेकर इजिप्ट तक कैप्टेगन का धंधा फैल रखा है। यानी कि यूरोप से लेकर, अफ्रीका से लेकर एशिया, पूरा ये धंधा कैप्टेगन का फैल रखा है। इसके बीचों बीच एक और ग्रुप है दोस्तों, और उस ग्रुप का नाम है हिजबुल्लाह, वही ग्रुप जिसको ईरान ने जन्म दिया। अब दोस्तों, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि साहब एक बात बताइए, आप तो ये मेजर साहब कह रहे थे कि पैलेस्टीन के पास पैसा नहीं है, हिजबुल्लाह के पास पैसा नहीं है, तो फिर जब पैसा नहीं है तो फिर ये लोग हजारों दर हजारों रॉकेट कैसे, ईरान कुछ पैसे तो दे रहा होगा, ईरान के पास भी इतने पैसे थोड़ा ना है कि अरबों डॉलर के चेक साइन करके इनको देता रहे, और कोई मुस्लिम मुल्क इनको पैसे भी नहीं देता। इनसे बात करना ठीक नहीं समझता। वो ठीक है, इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे ये जरूर इनको सपोर्ट दूर से करते हैं, लेकिन आपने एक बात देखी होगी, किसी मुस्लिम मुल्क ने एक भी फिलिस्तीनी को अपनी जमीन के अंदर पैर रखने की अनुमति नहीं दी। ऐसा क्यों है? और इनके पास पैसे कहां से आते हैं? इनके पास पैसे नार्को टेरर से आते हैं दोस्तों। और ये आप देखेंगे समानताएं नार्को टेरर की। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, लेकिन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का काम चल रहा है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तानी फौज पैसे दे रही है, बड़े बड़े चेक काट के दे रही है, नहीं। कैसे चलते हैं लश्कर तैयबा, कैसे चलती है जैश ए मोहम्मद, कैसे चलता है हिजबुल मुजाहिदीन? नार्को टेरर से दोस्तों। खालिस्तान, ये पूरा खालिस्तान का जो मामला है, ये कैसे चल रहा है? पंजाब में इसको चिट्टा बोलते हैं दोस्तों। मैं इस ड्रग की बात नहीं कर रहा, जनरली कोकेन को, हेरोइन को, क्योंकि सफेद रंग का होता है, इसको चिट्टा बोलते हैं पंजाब में। क्यों इसका नाम चिट्टा दिया है? क्योंकि सफेद होता है, जाहिर सी बात है, चिट्टा यानी कि सफेद। और चिट्टा जो है वो डायरेक्टली खालिस्तानियों को फंड करता है। इसको हम कहते हैं दोस्तों नार्को टेररिज्म या फिर नार्को टेरर। यहां से पैसा कमा के वापस सिस्टम में ये डाला जाता है और वहां से आतंकवादी और आतंकवाद उत्पन्न होते हैं। अब हम आते हैं दूसरी खबर पे। सॉरी, अमेरिका ने इजराइल को नसीहत दी है कि भाई साहब जरा पैलेस्टीन के ऊपर हल्का हाथ रखो। उन्होंने बोला जनाब थोड़ा सा आप हल्का हाथ रखिए, बहुत लोग मारे जा रहे हैं। और साथ ही में बैरक ओबामा, जो इनके पुराने राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बैरक ओबामा ने बोला है साहब इजराइल बहुत ज्यादा मार रहा है और इजराइल को यह देखना है कि अगर मासूमों की हत्या होती है तो फिर मामला इजराइल के हाथ से निकल जाएगा। बड़ी लंबी चौड़ी चीज उन्होंने लिखी है। मुझे अमेरिकन की बात कभी समझ में नहीं आई दोस्तों। मासूमों की हत्या नहीं होनी चाहिए, वो चाहे इजरायली करे, चाहे अमेरिकन करे, चाहे कोई भी करे, मासूमों की हत्या तो नहीं होनी चाहिए और इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये हमास वाले और ये सीरिया वाले ये सब सपोर्ट करते हैं, हम तो नहीं करते भाई। लेकिन कम से कम अमेरिका को ये नहीं कहना चाहिए। अब बैरक ओबामा की ले लीजिए बात। बैरक ओबामा के सिग्नेचर पे हजारों ड्रोन स्ट्राइक करी गई और हजारों मासूम मारे गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, इसके पहले जॉर्ज बुश थे। जॉर्ज बुश के टाइम पे साहब जब 9/11 हुआ था तो इराक को निपटा दिया। इराक का 9/11 से कोई लेना देना नहीं था, वो फ्री में निपट गया पूरा मुल्क। झूठ बोल दिया कि साहब इस मुल्क में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, ये तीनों या तीन में से दो या तीन में से कुछ ना कुछ तो है बॉस, ढूंढो। पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ा दी। एंड में बोला कि नहीं साहब ये तो गलती हो गई, कोई बात नहीं। आपने अफगानिस्तान को निपटा दिया पूरा। अफगानिस्तान की एक गलती थी, उसने अलकायदा और उसामा बिन लादेन को शरण दी थी, लेकिन कोई भी अफगानी 9/11 में 9/11 में शामिल नहीं था। पूरे अफगानिस्तान को निपटा दिया। पाकिस्तान वहां पे बैठा हुआ था, जैसे क्रिकेट में नहीं होता स्लिप फील्डर्स बैठे रहते हैं कि बल्लेबाज अगर हल्का सा टच करे तो कैच पकड़ ले पीछे। पाकिस्तान जहां मौका लगा पाकिस्तान ने कैच, यानी कि डॉलर हाथ में पकड़ में आ गए, वो स्लिप फील्डर है। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्लिप फील्डर पाकिस्तान है।
पाकिस्तानी फौज फट से कैच ले लेते हैं वो लोग जहां पर डॉलर आते हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सब करने के बाद पूरी की पूरी बारातों को हेलफायर मिसाइल से उड़ा दिया गया। कई केस हैं, एक दो केस नहीं, कई केसेस हैं जहां पे बारात जा रही थी, गलत इंटेलिजेंस अमेरिकन के पास पहुंची कि इसके अंदर अलकायदा के आतंकवादी हैं, मारी हेलफायर मिसाइल, पूरी की पूरी बस उड़ा दी साहब, पूरी की पूरी मिनी वैन उड़ा दी, उड़ गई, कोई बात नहीं, मार दिया इन्होंने, बाद में बोल दिया साहब गलती हो गई, कई बार तो गलती भी नहीं मानी। इसके बावजूद ओबामा को, बैरक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला, शांति का मसीहा बताया दुनिया ने। जो हजारों लोगों के कत्ल का जिसके ऊपर इल्जाम है और हजारों लोगों के कत्ल जिसने सैंक्शन करे हैं, खुद साइन करके बोला है कि हां करो ड्रोन स्ट्राइक्स, मारो सबको, उस आदमी को आपने दे दिया नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, और गलत किसको बता रहे हैं? इजराइल को, कि इजराइल बहुत मार रहा है। और भाई इजराइल के ऊपर तो हमला हुआ, इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आपने तो उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करी जिन्होंने आपके ऊपर हमला करा ही नहीं था। जो 9/11 के हाईजैकर थे 19 में से 15 सऊदी थे, 19 में से 15 सऊदी थे। अगर कोई और मुल्क के होते 2-4 तो अमेरिका उसके ऊपर भी बम मार देता। सऊदी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, चलो जो भी आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, आपने नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सऊदी के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं आपने इराक के ऊपर एक्शन क्यों लिया? फिर आप नसीहत देते हैं इजराइल को। दोस्तों एक और खबर आई है कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान में 70% यानी कि 70% जो आबादी है वो मुसलमान है, और कजाकिस्तान ने बोला है कि हिजाब को हम लोग बैन करते हैं। हिजाब, उसने बोला कि स्कूल और पब्लिक प्लेसेस में हिजाब नहीं होना चाहिए। यह कजाकिस्तान ने क्यों बोला? रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म प्रोहिबिट द वेयरिंग ऑफ हिजाब सिंस एनी एट्रीब्यूट, सिंबल, एलिमेंट इन वन वे और द अदर implies propaganda of the dogma to which they relate. Ensuring equality of all religions before law, the principles of secularism do not allow advantage of any religion. Reads the statements on the for citizen section of Kazakh government's website. अब ये देखिए 70% मुसलमान हैं कजाकिस्तान में, 70%। और कजाकिस्तान कहता है कि स्कूलों में हिजाब इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ये जानबूझ के आप सेक्युलरिज्म के खिलाफ जा रहे हैं। तो भारत में जो लोग हिजाब 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 कर रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि आप सेक्युलरिज्म के खिलाफ जा रहे हैं जब आप हिजाब पहनते हैं। यहां पे कजाकिस्तान जो एक मुसलमान देश है, 70% लोग मुसलमान हैं, उन्होंने बोल दिया आउट, कोई नहीं पहनेगा, कोई किसी मजहब का कुछ नहीं होगा। और सबसे पहले उन्होंने हिजाब हटाया, कि बोला कि साहब हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम हिजाब को हटाते हैं, जाओ, और कोई नहीं पहनेगा। फ्रांस ने भी यही काम करा, फ्रांस ने बोला हम क्रिश्चियन हैं, क्रॉस नहीं पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा, स्कूल के अंदर घुसेगा नहीं क्रॉस पहन के, ना हिजाब पहनेगा ना क्रॉस पहनेगा, कहानी खत्म। तो दोस्तों ये होती है सेक्युलरिज्म। भारत में नहीं जैसे ड्रामा कर दिया और एक लड़की को आपने फालतू में हीरो बना दिया कि बहुत शेर है, और अलकायदा भी उसकी तारीफ कर रहा है और सब तारीफ कर रहे हैं कि वो शेरनी है। कोई शेरनी वेरनी नहीं है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान उसको इजाजत देता है, भारत का संविधान उसको ये इजाजत देता है कि प्रोटेस्ट करे। हिजाब पहनने की बात नहीं कर रहा, भारत का संविधान। तो ऐसे में तो आप कर ही सकते हैं, वरना इतने शेर के बच्चे हैं, वो जो कर्नाटक की लड़की थी, इतने शेर के बच्चे हैं। तो ये देखो ना ईरान में लड़कियां क्या कर रही हैं। ईरान में लड़कियां कह रही हैं हम हिजाब नहीं पहनेंगे, राइट, नहीं पहनेंगे, उनकी जानें जा रही हैं, लेकिन फिर खड़ी हैं। तो ईरान की जो हमारी बहनें हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं कह रहा हूं ये हैं असली शेरनी, ये नहीं जो भारत में है, जिनको पता है कि पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी, कानून आपका कुछ नहीं करेगी, और आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, तब आप शेर बने। ऐसे कोई शेर होता है? शेर वो बनो जो ईरान में बन रहे हैं, तब हम माने तुम्हें शेर। ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।